टाइपोलॉजिकल कहाँ गया? पॉलिटिकल कल्चर ये सेट ऑफ बिलीव एंड सेंटिमेंट, ये तो मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी, है ना, कॉम्परेटिव में कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है। पॉलिटिकल कल्चर जो है ये लोगों का बिलीव है, सेंटिमेंट है ना, और ये पॉलिटिक्स से जाके जुड़ जाता है, तो यही है भाई। चलो ये बात तो ठीक है। टाइपोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल मॉडल ऑफ पॉलिटिकल कल्चर डिनोट करता है देयर कैन बी मेनी पॉलिटिकल कल्चर एज अ डायनेमिक ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल सिस्टम में। देखो ये अलग चीज है, मॉर्फोलॉजिकल जो तुम्हारा टाइपोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल मॉडल है पॉलिटिकल कल्चर का, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा पॉलिटिकल कल्चर का डेफिनेशन बता रहा है, और जैसे तुम्हारा टाइपोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जो स्पेसिफिक फीचर को शेयर करे, एक खास किस्म का कल्चर को शेयर करे, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल मॉडल ऑफ पॉलिटिकल कल्चर का मतलब है जो एक खास किस्म के कल्चर को एक्सप्लेन करे। जैसे कोई बंगाली लैंग्वेज में बोल रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये बंगाली है, तो वो बंगाली कल्चर को डिनोट कर रहा है, ठीक ना। ऊपर पॉलिटिकल कल्चर का डेफिनेशन है, और जो तुम्हारा नीचे आ जाएगा वो तुम्हारा मॉर्फोलॉजिकल मॉडल मतलब होता है कोई खास किस्म के कल्चर को एक्सप्लेन करना, ठीक है। खास स्पेसिफिक फ्यूचर पे बेस कोई कल्चर है, ठीक है। जैसे लिंग्विस्टिक बेस पे कोई कल्चर अलग हो गया, उसको क्लासिफाई कर दिया कि हाँ ये कल्चर कल्चर है, ठीक है। या फिर होता है ना सबका एक अलग अलग कल्चर है, जैसे तो उससे किसी कल्चर के वजह से किसी को पहचान ले तो वो हो गया तुम्हारा मॉर्फोलॉजिकल कल्चर। टाइपोलॉजिकल कल्चर क्या होता है कि यहाँ पर भी मतलब क्या होता है कि दोनों अपने यहाँ पर भी ये स्ट्रक्चरल ऑफ कल्चर होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही डिफरेंट है क्योंकि ऊपर पॉलिटिकल कल्चर का डिफिनेशन है, यहाँ पे टाइपोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल ये सब अंदर आएंगे पॉलिटिकल कल्चर का, ठीक है ना। लेकिन ये इसका डिफिनेशन बता रहा है कि टाइपोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल मॉडल ऑफ पॉलिटिकल कल्चर जो है ये डिनोट करता है देयर कैन बी मेनी पॉलिटिकल कल्चर पर, मतलब यहाँ पे बोला है कि पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल डिप्लोमेंट के डायनेमिक, जैसे पॉलिटिकल कल्चर का जो डिप्लोमेंट है, ठीक है ना, तो वो उस पे डिपेंड करता है। पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल डिप्लोमेंट के लिए पॉलिटिकल कल्चर, बहुत सारे पॉलिटिकल कल्चर डिपेंड करते हैं, तो ये टैप हो गया पॉलिटिकल कल्चर का अंदर। जैसे टाइपोलॉजिकल पॉलिटिकल कल्चर, मॉर्फोलॉजिकल पॉलिटिकल कल्चर, ये टैप है। तो इन दोनों का डिफिनेशन बता रहा है, ठीक है, कि पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल डिप्लोमेंट इस तरह का जो कल्चर होता है ना वो सब डिनोट करता है। तो बिल्कुल डिफरेंट है, तुम देखो ना यहाँ पे टाइपोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल पॉलिटिकल कल्चर इससे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है ऊपर वाला, और ऊपर सिर्फ पॉलिटिकल कल्चर का डिफिनेशन है, और जो तुम्हारा नीचे है वहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर का टाइप डिफिनेशन है, ठीक है। टाइपोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल मतलब, ठीक है, इन दोनों का डिफिनेशन है। ये करो 62 नंबर क्वेश्चन। मैं बड़ा कर देती हूँ, थोड़ा नहीं नजर आ रहा हो। ऑप्शन 3, अच्छा और बोलो तुम लोग। बोले रॉबर्ट सजेस्ट करते हैं कि क्रॉस कल्चर को स्टडी किया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बिल्कुल सही। वो बिलीव करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैन स्केप द इफेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिक्स कल्चर है ना, इन सब के इन्वायरमेंट से दूर रह सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। ऊपर देखो क्या बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल, रॉबर्ट डल बोल रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्रॉस कल्चर की स्टडी की जा सकती है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है पॉलिटिकल या कल्चर या इस तरह के जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है उसके डेवलप से वो दूर रह escape रह सकते हैं, मतलब भाग सकते हैं। तो ये गलत है, सी नंबर। सिर्फ तुम्हारा ए सही है तो सी हो जाएगा आंसर। ये देखो तो, right essentially belong to a sphere of conflict environment.
मैं बताऊं? हाँ, ऑप्शन वन ही होगा। ठीक है, बोले राइट इंसेंटली बिलोंग टू स्फीयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्लेम बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। राइट जो होता है जहाँ पे इंडिविजुअल और स्टेट दोनों ही क्लेम कर सकते हैं, अगर दोनों के बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो तो। ठीक है, क्लेम कर सकते हैं। राइट ये है, जैसे बोला जा रहा ना कि जैसे क्या होता है कि मान लो कि तुम्हारा ये पब्लिक जो है गवर्नमेंट की जमीन जमीन पे घर बना ली, तो गवर्नमेंट आके वहाँ क्लेम कर सकती है। या गवर्नमेंट पब्लिक की जमीन पे अगर कुछ कर रही है तो पब्लिक आके क्लेम कर सकती है। तो बिल्कुल सही है। कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी विच होल्ड दैट एन इंडिविजुअल कैन नॉट हैव सर्टेन राइट, बोले यहाँ पे देखिए आप, इंडिविजुअल के पास किसी तरह का सर्टेन राइट नहीं है स्टेट के अगेंस्ट। स्टेट के अगेंस्ट कोई ऐसा राइट नहीं दिया, क्लेम कर सकता है लेकिन ऐसा कोई राइट नहीं है और ना ही ऐसा कोई थ्योरी है। ठीक है, एनी पॉलिटिकल थ्योरी, कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी में इंडिविजुअल के लिए बोल रहा कोई सर्टेन राइट नहीं है कोई स्टेट के अगेंस्ट जाए। स्टेट अगर कोई डिसीजन लिया तो उसके अगेंस्ट जाने के लिए कोई राइट नहीं दिया गया है, ये किसी भी तरह का थ्योरी नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है। और बी करो, E64 करो। Problem of global environment change could not have existed without modern technology and population densities. Problem of climate defined as because involve both intergeneration of collective action plan. अच्छा ठीक है, ऑप्शन थ्री। बोलो और। बोलोगी लक्ष्मी की मैं बताऊं? ठीक, चलो देखो, ऐसे ऐसे आंसर ए होगा। ठीक है, बोले कि प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट, ठीक है, चेंज could not have existed with modern technologies and population densities. बोला प्रॉब्लम ये ग्लोबल इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने क्या किया है, मॉडर्न विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन। एक मिनट मैं फिर से बता रही हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ। प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज मतलब जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज का प्रॉब्लम है ना, बोले ये एग्जिस्ट नहीं, ये विदाउट मतलब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो रहा है, ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये तुम्हारा ग्लोबल इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये बात बोल रहा है। ठीक है, कि ग्लोबल इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम ये नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया, पॉपुलेशन डेंसिटी आई, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है। ठीक है, तो एक नंबर सही बिल्कुल। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रहा है तो क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रहा है तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एडवांस है। या पॉपुलेशन डेंसिटी जो तुम्हारा बढ़ेगा तो क्या वो तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा नहीं? तो बोले ये तो नहीं है भाई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज आर डिफरेंट टू द एड्रेस, बोले कि क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है उसकी जो डिफिकल्टीज है इसको एड्रेस करना है, बिकॉज दे हैव ए बोथ, क्योंकि इसमें दोनों चीज ही इंट्रा, इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन ए सिंगल, सिंगल। ठीक है, और इंट्रा जनरेशन में क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा लिखा और जो इंटर इंट्रा जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा वही डिफरेंट, बिटवीन ए डिफरेंट ऐसे बोल सकती हो। सिंगल, ये इंट्रा का मतलब होगा सिंगल। एक मिनट में पूरा लिख देती हूँ, रुक जाओ, समझ में आएगा। पहले इन दोनों का मतलब समझा रही हूँ, उसके बाद में तुम लोगों को समझा रही हूँ। इंट्रा जनरेशन का मतलब है विद इन अ सिंगल जनरेशन।
एक जनरेशन के अंदर, और ये हो गया बिटवीन डिफरेंट जनरेशन। डिफरेंट होगा, सॉरी, यहाँ पे डिफरेंट होगा, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट जनरेशन, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाँ, ये क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम जो है उसको एड्रेस करना डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्व है सिंगल जनरेशन भी और डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन भी, ठीक है ना। ये कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को एड्रेस करना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो इनके अंदर दोनों चीज इन्वॉल्व है, एक सिंगल जनरेशन भी इन्वॉल्व है और डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन भी इन्वॉल्व है। तो इस प्रॉब्लम के लिए कलेक्टिव एक्शन, मतलब ये क्या है, कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल भी है और डिफरेंट डिफरेंट जनरेट भी है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समझ में आ गया ना, कि प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो डिफिकल्ट, उसके जो एड्रेस, उसके प्रॉब्लम को हम लोग को जो सॉल्व करना, वो बहुत ही, एड्रेस मतलब क्या, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, एड्रेस करना, ये डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर दोनों है, सिंगल जनरेशन भी आ रहा है, इसके अंदर इंट्रा जनरेशन भी आ रहा, जो कि कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम है, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट और भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस वजह से ये तुम्हारा आंसर ए हो गया, दोनों ही सही है। 65 बताओ। जैसे एक बार जैसे तुम लोग बोलोगे कि जैसे सिंगल जनरेशन क्या है, तुम अगर तुमसे कोई पूछेगी, तो यहाँ पे तुमको सेम जैसे मैं बता रही हूँ कि अभी के यहाँ समझो सिंगल जनरेशन का मतलब क्या हो गया, मैं बता दे रही हूँ। जैसे अगर तुम लोग से कोई पूछेगा सिंगल, ये क्या है, इंट्रा इंट्रा जनरेशन यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये क्या विद इन सिंगल जनरेशन का मतलब क्या, जैसे अभी तो हम लोग प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो तो हम लोग फेस कर ही रहे हैं यहाँ पे, है ना, हम लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग को प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट वाला हो गया, ठीक है, हम लोग तो फेस कर रही है। और ये जो बोला डिफरेंट जनरेशन भी फेस कर रहा है, तो कहने का मतलब हम लोगों के जो ग्रैंड फादर होंगे वो लोग भी फेस किए हैं, ठीक है, फिर हम लोग भी कर रहे हैं, प्रेजेंट वाले भी कर रहे हैं, और जो फ्यूचर में आएंगे हम लोगों के जो जनरेशन रहेंगे वो लोग भी फेस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये बोला कि इंटर जनरेशन है, मतलब तुम्हारा जो जनरेशन चल गया वो भी फेस करेंगे, किए हैं प्रॉब्लम इन्वायरमेंट को, हम लोग भी कर रहे हैं, और जो फ्यूचर में आने वाला हम लोग का जनरेशन है वो भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटर जनरेशन, ठीक है। और यहाँ पे बोला कि मतलब प्रेजेंट वाला तो कर रहा ही है, इंट्रा अकेला भी कर रहा, और साथ में आगे पीछे सब वाला कर रहा, तो ये कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम है, ठीक है। 65 नंबर बोलो। ऑप्शन टू, बोलो, देखो मैं बताती हूँ, उस दिन में पढ़ाए थे कि नेहरू, ऑप्शन 3। नहीं, कैसे ऑप्शन थ्री में देखती हूँ, रुक जाओ, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ, सच में तुम पढ़ी नहीं, प्रिवेलेंट लिखा हुआ, प्रिवेंटेड, ठीक है। नेहरू वॉज ए फेवर सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, मैं क्या बोले, सोशलिज्म, नेहरू चाहते थे, नेहरू सपोर्ट करते थे, नेहरू जो है ना वो सपोर्ट करते थे सोशलिज्म को, लेकिन उन्होंने इंडिया के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज किया था, लेकिन वो सपोर्ट करते थे हमेशा सोशलिस्ट पैटर्न को, ठीक है। लेकिन उसको उनको पता था कि अगर हम सोशलिज्म लाएंगे तो स्टेट के हाथ में चला जाएगा, कैपिटलिज्म आएगा तो मार्केट, क्यों ना मैं मिक्स कर देता हूँ, लेकिन हमेशा सपोर्ट करते थे वो सोशलिज्म को, ठीक है। नेहरू का जो कमिटमेंट था, सिविल लिबर्टी प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एक्सेप्टिंग द आइडिया ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियन, देखो यहाँ पे हम अभी तो मैं तुम लोग को उस दिन पढ़ाई थी तो बोली थी कि नेहरू सपोर्ट जरूर करते थे सोशलिज्म को, ठीक है, सपोर्ट करते थे दम दिल से सपोर्ट करते थे नेहरू, ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमिक चूज किया, क्यों, इसकी वजह मैं बता रही हूँ। नेहरू को इस बात का डर था, इस बात का ख्याल था कि अगर मैं सोशलिज्म लाता हूँ तो वही वाला बात हो जाएगा, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। अगर मैं इंडिया में अगर मैं इंडिया में ला देता हूँ तुम्हारा सोशलिज्म, क्योंकि मैं सोशलिज्म को बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, और मैं मानता भी हूँ सोशलिज्म को बहुत ज्यादा, तो इंडिया में डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट आ जाएगा, उनको इन बात का डर था, इसलिए उन्होंने इंडिया में ना तो कैपिटलिज्म, ना कैपिटलिज्म को तो वो मानते भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने इंडिया में
सोशलिज्म नहीं लाया बल्कि मिक्स्ड इकोनॉमिक लाया कि दोनों का मिक्सर रहेगा, सोशलिज्म का भी मिक्सचर रहेगा और कैपिटलिज्म का भी मिक्सचर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोला कि नेहरू का कमिटमेंट था कि सिविल लिबर्टी मतलब जो वही सोशलिस्ट वाला है ना उसको वो रोकेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगा, प्रोलेटेरियन आइडिया ऑफ डिक्टेटरशिप मतलब प्रोलेटेरियट आ जाएगा, ठीक ना, इसलिए वो रोक देते हैं इसको सोशलिज्म को। यहाँ पे सोशलिज्म से ही जुड़ा हुआ बात बोला सिविल लिबर्टी कि इसलिए उन्होंने सिविल लिबर्टी को प्रिवेंट कर दिया क्योंकि उनको डर था कि डिक्टेटरशिप का आइडिया आ जाएगा। तो बिल्कुल दोनों ही सही है 65 का। ये करो, प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। पार्टी सिस्टम ठीक है, और बोलो। बोला वन पार्टी सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है नॉर्मल मीन्स ऑफ फाइटिंग पॉलिटिकल बैटल्स। ये पार्टी सिस्टम प्रोवाइड करता है, बिल्कुल ये बात तो सही है। वन ऑफ द वन ऑफ द एम ऑफ द पार्टी सिस्टम टू रिप्लेस ट्रेडिशनल एलीट विद द न्यू एलीट। अच्छा, पार्टी सिस्टम का तुम्हारा पर्पस क्या था हमेशा? अभी तुम्हारा राहुल गांधी का पर्पस क्या है कि मैं बीजेपी को हटाऊं और मैं आऊं, होता है ना, ट्रेडिशनल को हटाओ एलीट आएगा, जैसे कांग्रेस हटा तो बीजेपी आया, तो इस तरह से तो होते ही रहता है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन मुझे बताओ। 67 है, सॉरी 67 है। अच्छा नजर नहीं आ रहा ना, रुक जाओ। ऑप्शन टू, चलो मैं एक बार तुम लोगों को दिखाती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। बोल रहा है कि एग्जिस्ट सॉरी एग्जिस्ट पॉल किसको बोलते हैं, ठीक है। तुम लोगों को अगर पता है, नॉलेज है तो बताओ। इलेक्शन के बाद ना रिजल्ट क्या आएगा उसके लिए वो लोग एग्जिट पोल निकालते हैं कि कौन पार्टी जीतेगा। एग्जिट पोल इज ए पोस्ट इलेक्शन पोल है, इलेक्शन के बाद होता है, ठीक है। विच इज कंडक्ट व्हेन द इलेक्टोर वॉक आउट आफ्टर कास्टिंग हर वोट। बिल्कुल बोली, एग्जिस्टिंग वोट क्या है, वोट देने के बाद जब, ये आफ्टर वोटिंग है, ठीक है ना। ये पोस्ट इलेक्शन पोल है, पोस्ट मतलब तुमने इलेक्शन दे दिया, ठीक है। एक चीज सुनो, एक होता है पोस्ट इलेक्शन पोल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्ट पोल। फिर एक होता है तुम्हारा प्री, ठीक है ना, एक होता है प्री प्री इलेक्शन। इलेक्शन होने से पहले सर्वे किया जाता है, लोगों का एक व्यू लिया जाता है ना। इलेक्शन से पहले एक लोगों से व्यू लिया जाता है कि आप किसको वोट देंगे, आप किसको सपोर्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्री इलेक्शन पॉल, ठीक है। तो ये जो प्री इलेक्शन पॉल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओपिनियन पॉल। तुम लोग बोली बी, बी तो एक हरगिज नहीं होगा, देखो पहले क्यों। एग्जिस्ट ऑप्शन वन होगा। नहीं, वन भी नहीं होगा, एक मिनट देखो पहले क्या बोल रहा। ओपिनियन पोल एक किस्म का रिसर्चर सर्वे है जो कंडक्ट किया जाता है पब्लिक ओपिनियन फाइंड आउट आफ्टर इलेक्शन। देखो इसमें लास्ट वाला पढ़ो, इलेक्शन के बाद होता है ये, इलेक्शन के बाद तो तुम्हारा एग्जिस्ट पोल होता है ना। ओपिनियन पोल देखो मैं लिख दी हूँ, प्री इलेक्शन पोल है, ओपिनियन पोल है प्री इलेक्शन, और यहाँ पे लिखा है कि ये आफ्टर इलेक्शन के बाद होता है, तो ये गलत हो गया ना, सी, ठीक है। लक्ष्मी तुम भी समझो, पोस्ट इलेक्शन पोल है जब तुम्हारा पोस्ट इलेक्शन मतलब, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आफ्टर इलेक्शन होता है, कब होता है, आफ्टर इलेक्शन। ये इलेक्शन के बाद जब आदमी बाहर आता तो उनसे लिया जाता ओपिनियन, ठीक है ना। और ये जो तुम्हारा प्री इलेक्शन से पहले होगा, प्री इलेक्शन, तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर इलेक्शन, तो सी गलत हो गया, तो इस वजह से तुम्हारा आंसर बना सी। बहुत ज्यादा दिया हुआ है ये बात, थ्री ही बोले थे। और तुम थ्री बोली थी, ठीक है सही है।
तुम्हारा आवाज मुझे आया ही नहीं था, सिर्फ लक्ष्मी का आवाज सुनाई दिया था, इसलिए वो अच्छा कोई बात नहीं, चलो। बोलो। इसको समझ में नहीं आता। नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है। सुषमा बोलोगी कि मैं बताऊं? नहीं, आप ही बता दीजिए। ठीक है, मैं बता रही हूँ, चलो आ जाओ। देखो, आंसर तो तुम्हारा ए होगा, ठीक है। मैं फिर भी बता देती हूँ, रुक जाओ। ही सर्व फॉर 5 ईयर टर्म। ये तुम लोगों को तो पता ही होगा कि वाइस प्रेसिडेंट कितने उनका टर्म क्या है, कितने साल तक वो वो अपने टर्म पे बैठ सकते हैं, तो 5 ईयर, ठीक है। 5 ईयर तक वो अपने रह सकते हैं अपने टर्म पे। चलो आप एक चीज और इनके बारे में पढ़ते हैं। बोल रहा है कि बट कैन कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस, लेकिन वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू रह सकते हैं, ठीक है। तोड़ तोड़ कर पढ़ो, अगर ऐसा होगा ना तुम लोगों का भी एग्जाम में आया है, तो उसको क्या करो, तोड़ कर पढ़ने का कोशिश करो, ठीक है। जैसे इतना बड़ा हुआ, तो वाइस प्रेसिडेंट तुम लोगों को पढ़ा हुआ, तो ये सब क्वेश्चन सोचो कि मुझसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब गलत होगा तो ये मतलब इजी क्वेश्चन है, मतलब एक बार मैं तुम लोगों को पढ़ा देती हूँ तो अपनी समझ में आ जाएगा। देखो, बोला कि इसका जो टर्म है ऑफिस में वो 5 ईयर तक है, ठीक है। और बट ये कंटिन्यू रहेगा अपने ऑफिस में इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपायर ऑफ द टर्म, ठीक है। बोल रहे कि अपना जब टर्म एक्सपायर होगा उस टाइम तक, अनटिल द सक्सेसर एज्यूम ऑफिस, जब तक का कोई उसका सक्सेसर मतलब उसके बाद मतलब उसके बाद कौन बनेगा प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है, तब तक का वो अपने ऑफिस में रहेगा बना हुआ। ये बिल्कुल सही बात है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, मैं यहाँ बता रही हूँ, वो तो रहेगा 5 ईयर तक तो रहेगा, लेकिन वो जो रिजाइन देगा वो कोई टाइम भी दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन वो एक तो रिजाइन वाला अलग बात हो गया, लेकिन वो हटेगा कब अपना ऑफिस में, तब तक का नहीं हटेगा, मैं लिख देती हूँ। वो तब तक नहीं हटेगा वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड, तब तक अपने ऑफिस को होल्ड करके रखेंगे बियॉन्ड हिज टर्म, अपने टर्म को तब तक का पकड़ के रखेंगे, तब तक वो अपने ऑफिस में बैठ तक रहेंगे। 5 ईयर होने के बाद भी, 5 होने के बाद भी है ना, 5 ईयर के बियॉन्ड, 5 ईयर से ज्यादा होने के बाद भी, ठीक है। अनटिल, तब तक, अनटिल, जब तक उनका कोई सक्सेसर ना आ जाए, जब तक उनके बाद वाला वाइस प्रेसिडेंट ना आ जाए, ठीक है। हिज हिज सक्सेसर टेक ऑफिस, समझ में आ गया, टेक ऑफिस, जब तक का उनके बाद वाला वाइस प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है, वो आकर ऑफिस का भागदौड़ ना ले ले वाइस प्रेसिडेंट वाला पोस्ट का, तब तक का वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस पे रहता है। बोल रहा है कि उसका एयर तो 5 ईयर होता है, ठीक है, बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट का, लेकिन वो अपने ऑफिस में तब तक का कंटिन्यू रहता है, तब तक का वो एक्सपायर मतलब टर्म एक्सपायर हो जाता है, 5 साल हो भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद अनटिल, तब तक का रहता है, तब तक का उसका दूसरा कोई सक्सेसर ना आ जाए। सक्सेसर किसको बोलते हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट अभी कोई है, ठीक है, और उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट, न्यू वाइस प्रेसिडेंट आया, वो बैठेगा तो उसको वो सक्सेसर बोलेंगे। तो जब तक का न्यू वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएगा ना, 5 साल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी चल जाएगा, मतलब उसके आगे भी वो जा सकता है, ठीक है, तब तक का वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ रहेगा। समझ में आ गया, जब तक का कोई नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएगा। अगर वो चला जाएगा तो फिर उसके बाद ऑफिस का काम कौन करेगा, रुक तो नहीं सकता है, ठीक है।
द कंटिन्यू ऑफ इज ए साइलेंट ऑन हु परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ इसका मतलब क्या है। द कंटिन्यू when a vacancy occur in the office before expire of his term। बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाइस प्रेसिडेंट की क्या ड्यूटीज है, क्या परफॉर्मेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में साइलेंट है। तुम लोग वाइस प्रेसिडेंट का निकाल के देखना, आर्टिकल नहीं दिया हुआ, जैसे प्रेसिडेंट का आर्टिकल दिया हुआ कि प्रेसिडेंट का इस आर्टिकल में ये काम है ना। प्रेसिडेंट का हर पावर का आर्टिकल दिया हुआ, परफॉर्मेंस करने का आर्टिकल दिया हुआ है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यही बात बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है ना, ये वाइस प्रेसिडेंट का ड्यूटीज और परफॉर्मेंस कॉन्स्टिट्यूशन में साइलेंट है। साइलेंट का मतलब क्या, कि वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज और परफॉर्मेंस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल के थ्रू नहीं लिखा हुआ है कि उसको ये काम करना है। ठीक है, जब एक वैकेंसी ऑकर होती है एक्सपायरिंग टर्म से, ठीक है, मतलब यहाँ पे यही बोल रहा हूँ, वो छोड़ दो, तुमको ऐसे कंफ्यूजिंग करने के दिया है कि बिफोर एक्सपायरिंग ऑफ हिज टर्म, अपने ऑफिस से एक्सपायर होने से पहले जब वो वैकेंसी, मतलब जब ऑफिस वैकेंस होता है, तो ये हटा दो, तुमको ये नहीं पढ़ना, तुमको यहाँ पे पढ़ना है, ये मेन चीज है तुमको। ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज और परफॉर्मेंस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है इसके बारे में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है, सब उसका आर्टिकल है, तुम देखना हम लोग पढ़े भी है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा कोई आर्टिकल नहीं दिया हुआ है कि वो इस आर्टिकल में ये करेगा, परफॉर्म्स ये करेगा, वो करेगा। दिया हुआ है, लेकिन उसकी ड्यूटीज और परफॉर्मेंस से रिलेटिव कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वही बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है वाइस प्रेसिडेंट की परफॉर्मेंस और ड्यूटीज के ऊपर। ठीक है, या फिर जब उसकी वैकेंसी भी जब खाली हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है, ठीक है ना, उस टाइम भी वो क्या करेगा, क्या ना, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं लिखा हुआ, ये बात बोल रहा। तो दोनों ही सही है। ठीक है, आज खाली यही क्वेश्चन आ रहा, बाप रे बाप, 69 नंबर क्वेश्चन देखो। ऑप्शन बोलो सुषमा, लक्ष्मी का तो आंसर आ गया। ऑप्शन 1। नहीं, 4 सही बोली, तो कम आ रही थी ना लक्ष्मी। बोला कि the policy agenda is the sum total of political demand that a number of individual या group have try to get onto policy agenda। जो पॉलिसी एजेंडा होता है, बोलो ये पूरा ये जितने भी इंडिविजुअल या ग्रुप है, सभी का जोड़कर एक डिमांड होता है। नहीं, पॉलिसी एजेंडा तो तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी का होता है, तो इस वजह से तुम्हारा ये गलत हो गया। द पॉलिसी एजेंडा कंपाउंड्स द डिमांड ऑफ द पॉलिसी मेकर। भाई जो तुम्हारा पॉलिसी मेकर होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, वो लोग बनाते हैं तुम्हारा, वो लोग कंपोज करते हैं पॉलिसी एजेंडा, तो डिमांड भी तो उन लोगों का ही ना होगा। तो ये इसलिए ये वाला गलत है और ये सही है कि पॉलिसी एजेंडा कौन बनाते हैं, पॉलिसी मेकर वाला लोग। अब पॉलिसी मेकर कौन बनाए, पॉलिसी मेकर कौन है, पॉलिटिकल पार्टीज। ये बनाओ 70 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद आएगा नॉर्मल क्वेश्चन, बाप रे बाप। ऑप्शन 3। बोलो लक्ष्मी, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। हाँ, दे ऑप्शन 3। हाँ, मैं ये कभी पढ़ाई भी नहीं है, बिल्कुल सही। ये बुक तुम लोगों को रट लेना है, ये वाला या फिर ये वाला, ऑप्शन 2। सारा ही बुक तुम लोगों को पढ़ ऑप्शन 2। लेना है। अच्छा हाँ, ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। ए का 2, बी का 1। ए का 2 तुम्हारा आना हरान का बुक है, बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर। बी का 1 तुम्हारा ईशा बर्लिन, शाया बर्लिन, विको हार्डर टू स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ आइडिया, द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग, द ट्रायनी ऑफ मेरिट। ठीक है, माइकल ऑक्सफोर्ड, माइकल जे सैंडल, ये लो। मैं तुम लोग सोच रही हूँ डे में क्लास करूँगी, मतलब डे में भी क्लास कराऊँ, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा, लेकिन नहीं कराऊंगी तो हो भी नहीं पाए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये करो। ऑप्शन 3।
वर्चू इज नॉलेज, यही तो पढ़ाए थे ना उस दिन प्लेटू वाला। कैसे सुषमा? एक मिनट नहीं, रुक जाओ। एक मिनट नहीं नहीं, देख लो एक बार, उस दिन तो पढ़ाया था तुम लोगों को प्लेटू वाला, कि प्लेटू बोलता हाँ नॉलेज। एक मिनट। हाँ ऑप्शन टू। हाँ ऑप्शन हाँ टू। बिल्कुल, देखो उसी दिन में पढ़ाए थे कि प्लेटू क्या बोलता है, नॉलेज ना तो परसेप्शन है ना ही, बल्कि नॉलेज क्या है, वर्चू है, नॉलेज के बारे में। ओके, ए का टू तो आंसर बन गया ना। सक्सेस क्या है, वर्च्यू मतलब, मैं क्या बोलती, वर्च्यू मतलब क्या, सक्सेस, वर्च्यू मतलब एक क्वालिटी होती है जो कि अच्छी क्वालिटी होती है, तो ये इनके लिए नॉलेज बहुत अच्छी क्वालिटी है, और मैकियावेली के लिए सक्सेस बहुत अच्छी क्वालिटी है, और फुकोल्ड के लिए पावर बहुत अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, तो सी का तुम्हारा 3 हो गया और डी का 4 हो गया। पावर इज द प्रोडक्शन ऑफ द इंटेंट ऑफ द इफेक्ट, रूसेल्स का है। सारा ही पढ़ा हुआ है ये ना, सूरत स्प्लिट, इसको स्प्लिट, सूरत स्प्लिट जो हुआ था, मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ सूरत स्प्लिट, ये वही है। यहाँ पे स्प्लिट लेटर लिख दिया खाली बस। ऑप्शन टू। बोलो लक्ष्मी। स्प्लिट लेटर में पढ़ाई थी जहाँ पे तुम्हारा मॉडरेट, मॉडरेट एक्सट्रीम का लड़ाई होता है। ऑप्शन फोर। नहीं, गलत, दम गलत बोली तुम। स्प्लिट लेटर, सूरत स्प्लिट पढ़ाई थी ना मैं 1907 में, एक और 4। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट भी पढ़ाई थी 1942-42, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी पढ़ाई थी तुम्हारा, और उसके बाद में महार सत्याग्रह भी पढ़ाई थी 1927। ठीक है, अच्छा नहीं, सुषमा का गलत हुआ, लक्ष्मी का सही हुआ, लक्ष्मी तुम्हारा सही हुआ, आ जाओ। स्प्लिट लेटर, अच्छा ठीक है, 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। डी का 2 की 2, डी का 1 हो रहा, किसका डी सही? का वन होगा। नहीं नहीं, सॉरी, सुषमा का, सुषमा का, मैं भी सुषमा, कंफ्यूज हो गया। सुषमा का सही हुआ, सुषमा का सही हुआ, सॉरी। महार सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है ना। चलो इसी ये तरह भी, हम बैठाए थे तो ऊपर नीचे हो गया। हाँ ऊपर और नीचे हो जाता है, ये करो। अच्छा ये भी मैं, मेरे को कुछ कुछ बुक पढ़ाया हो, जैसे पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन किसका, ये पढ़ा हुआ तुम लोगों को। ऑप्शन टू। 74 का ऑप्शन 2 बोल रही हूँ, मैं देखती हूँ। नहीं, यहाँ पे तुम्हारा वही ब्रेक डाउन पढ़े थे इसका बारे में, ब्रेक डाउन मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन डेविड यैप्टर का है। डेविड यैप्टर, पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो स्टेज बताते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी, सी का 1 और ए का 4, बी का 3। ये बुक याद कर लेना, ठीक है ना। ए का 4 मतलब जॉन एच कॉटस्काई जो है, उनका बुक का नाम है पॉलिटिकल चेंज एंड अंडर डेवलपमेंट कंट्री, नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म, जॉन एच कॉटस्काई की है। ठीक है, बी का 3, बी का 3 है तुम्हारा डी, सी एच डॉड, है ना, सी एच डॉट का है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन है डेविड यैप्टर, और तुम्हारा ट्रेडिशनल चेंज मॉडर्निटी है एसन अस्टाइन, स्टैंड का है ना। ये बहुत इजी है, तुम लोग जल्दी से कर लो। बोलो, मैं बोलूँ कि तुम लोग बोलोगी? ऑप्शन टू। चाहिए नहीं बोल रहे हैं। आराम से करो, आज कोई बात नहीं, करो। उफ, तो सारा सही है, करेक्ट है सारा। मैचिंग बोल रहा ना। लक्ष्मी क्या बोली थी तुम? ऑप्शन टू। ऑप्शन 2 बोली, ठीक।
ऑप्शन 2। बिल्कुल, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसमें टाइम मत लेना तुम लोग, एक मैं रिवीजन करा देती हूँ। क्या लिखा हुआ फर्स्ट शेड्यूल में, क्या लिखा हुआ? स्टेट, और मैं सिर्फ कीवर्ड लिखूंगी, तो तुम लोग याद करो, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में लिखा हुआ। ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में लिखा हुआ शेड्यूल 1 में। सॉरी, सेकंड शेड्यूल में क्या लिखा गया है भाई? सैलरी, ठीक है ना, सैलरी, एलोनेस, इमोलमेंट्स देना या प्रिविलेज देना, किसको? प्रेसिडेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकसभा के स्पीकर को, इन सबको सैलरी देने के बारे में लिखा गया है सेकंड शेड्यूल में। ठीक है, उसके बाद आया तुम्हारा थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में तुम्हारा लिखा गया है ऑथ एंड अफर्मेशन। ऑथ का मतलब तुम्हारा जो जैसे कि तुम्हारा, शपथ लेना। हाँ, शपथ लेना। लेकिन अफर्मेशन का मतलब है जो, जैसे ऑथ लिया जाता है तो तुम्हारा किताब वगैरह पे हाथ रख के कसम खिलाया, तो तुमको कसम खाना पड़ेगा कि तुम कुछ गलत नहीं करोगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज हो या है ना, यूनियन स्टेट मिनिस्टर हो, इन लोगों को शपथ दिया जाता है। अब कोई 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 ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी रिलीजियस पे बिलीव नहीं करता है, एथिस्ट होता है, तो वो क्या करेगा? तो वो ऑथ नहीं लेगा, वो अफर्मेशन लेगा, वो लेटर में लिख कर देगा कि हाँ मैं ये करूंगा। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा गया है तुम्हारा भाई? तो लिखा हुआ फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है तुम्हारा ऑलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। पढ़ते रहो तुम लोग, बोलो भी। पहला में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, दूसरा में सैलरी, तीसरा में ऑथ एंड अफर्मेशन, फिर ऑलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा फिफ्थ में लिखा गया है, फिफ्थ शेड्यूल में तुम्हारा लिखा गया है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब एरिया। बस ऐसे याद कर लो, शेड्यूल, अच्छा ये फिफ्थ है ना, फिफ्थ वाला में हो गया तुम्हारा शेड्यूल एरिया के बारे में लिखा गया, शेड्यूल एरिया, एरिया एंड ट्राइबल इन सब के बारे में बोला गया। उसके बाद सिक्स में बोला गया तुम्हारा शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया के बारे में बोला गया है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट नॉर्दर्न स्टेट जो है ना उनको मेंशन किया गया, ए यानी आसाम, मेघालय, और उसके बाद एक था त्रिपुरा, हाँ त्रिपुरा, और मिजोरम, यानी ATM, इनका मेंशन किया गया। सेवन शेड्यूल में क्या किया गया भाई? सेवन शेड्यूल में, यूनियन स्टेट का पावर। हाँ, तुम्हारा थ्री लिस्ट के बारे में बोला गया है ना। क्या बोला गया? थ्री लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इनके बारे में बोला गया। 8 में बोला गया लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए बोला गया। 9 में बोला गया है तुम्हारा लैंड रिफॉर्म एक्ट आता है इसके अंदर, और भी बहुत सारा लॉ वगैरह आता है। ऐसा लॉ इसके अंदर होगा, लैंड रिफॉर्म लिख देती हूँ डायरेक्ट, जिसको जुडिशरी जो है ना सिक्रोनाइज नहीं कर सकेगी, तो लैंड रिफॉर्म ही रखो। 10 आ गया एंटी डिफेक्शन। 11 आ गया तुम्हारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। और 12 आ गया तुम्हारा म्यूनसिपैलिटीज है ना, म्यूनसिपैलिटीज आ गया। तो बस हो तो गया।
टाइम ज़्यादा लग गया थोड़ा सा। फाउंडर लीडर का नाम बताओ। फाउंडर लीडर का नाम मैं पढ़ाई हूँ, ये वाला तुमने कुछ कुछ तो होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं होगा तो ये लो तुम लोग ऐसे कर लेना। ऑप्शन 3 एक मिनट जी, कौन सा हाँ बोल रहे हैं? 26 नंबर। 76 का हाँ ऑप्शन 3 है इसका। हाँ बिल्कुल सही बोली तुम, अच्छा पढ़ी। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ये प्रॉब्लम हो गया। बहुत हाँ इजी है, कर लोगी तुम ये देखो। लीगल रैशन अथॉरिटी के बारे में कौन बोलता है? प्रिंसिपल और मैकेनिज्म ऑफ मैन्यूअल के बारे में कौन बोलता है? डिस्टेंस बिटवीन ओबीडियंस और एक्सेप्टेंस के बारे में कौन बोलता है? डिस्टेंस बिटवीन द इकोनॉमिक मैन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैन के बारे में कौन बोलता है? ऑप्शन 3 ठीक है, ये सुषमा को बोलने दो, तुम्हारा आंसर मैं रख रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन 3 बिल्कुल। एक्सेप्टेंस अथॉरिटी वाला कौन बोलता है तुम्हारा ये? ठीक है। बर्नार्ड। हाँ बर्नार्ड। बी का 3 और सी का 4 मैक्स वेबर लीगल रैशन अथॉरिटी और लास्ट में हर्बर्ट सैमन। ये तुम लोग याद कर लेना अच्छे से। उज्ज्वला उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ऑप्शन में 4 लिखा है ना? नहीं समझी मैं तुम क्या बोल रही हो। लिस्ट 2 में ऑप्शन 1 2 3 की जगह 4 है। 1 ओ ये वाला 1 2 3 4 लो। ऑप्शन 4 हाँ ऑप्शन 4 होगा। हाँ ऑप्शन 4 बिल्कुल अटल पेंशन संघ बनाए। बनाई हो। ये क्या आता है लक्ष्मी? अटल पेंशन पेंशन मिलता है। फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ हम्म, पेंशन मिलता है। हाँ अच्छा है। अच्छा कि चलो सी का 2 पता तो चल गया ना। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आएगी, ठीक है। उज्ज्वल वाला में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। शुभंग योजना में तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर आएंगे। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आएंगे, ठीक है। उज्ज्वल ऐसे ये एलपीजी से जुड़ा हुआ है ना तुम्हारा ये? हाँ एलपीजी गैस। हम्म वो एलपीजी गैस। मतलब हर जगह रोशनी करना है, ठीक है। तो मतलब कुकिंग के लिए क्लीन फ्यूल को प्रोवाइड करना। जैसे पहले क्या होती थी कि हेल्थ वगैरह भी तो खराब होता था ना, कोयला में खाना बनाने से घर भी खराब हो रहा था। तो चलो ये बनाओ, ये तो बहुत इजी, तुम लोग कर लोगे फौरन। इसका ऑप्शन 1 इसमें कोई मैं लेट नहीं करूँ क्योंकि तुम लोग को ये आता है। और ये देखो तुम्हारा नाम का ये पूछ लिया है, क्या नाम है, सबमिट पूछा है नाम का, तो एक से देखो बन रहा है कि नहीं। ऑप्शन 2 ठीक है बोलने दो। हाँ दे ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 एक मिनट में देखती हूँ। नहीं ऑप्शन 2 तो नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए। पहला वाला बैंडुंग में हुआ था और दूसरा वाला बेलग्राड में, यहाँ पे तुम्हारा आया था। अच्छा ये नाम का समिट है कि नहीं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है ना? नहीं मेंशन किया है ये कि नाम का समिट है कि नहीं।
ये मेंशन ही नहीं किया है कि किस चीज़ का समिट मांगा, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं आ जाओ। जैसे अगर तुम 1951 में तुम्हारा ये हो गया, एक मिनट रुक जाओ, ये तो गलत दिया हो ना, 1950 तो फॉन्ड किया गया था, सबमिट नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कहाँ पे हुआ था तुम्हारा, एक चीज से तुम्हारा मैच कर जाएगा ये, 1961 से बेलग्राड में पढ़ाई थी। नैम का जो पहला समिट हुआ था ना, फर्स्ट समिट ऑफ नैम, ठीक है, ये 1961 में ही हुआ था, युगो यूगोस्लाविया के यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में, ठीक है। तो ये तो सही हो गया भाई। तो बी का वन से बन जा रहा, देखो तो बी का वन, हाँ बन जा रहा बी का वन से, ठीक है। फिर भी एक बार लोग देखते हैं कि और किसे किसे मांग रहा है। ए का 3 है, न्यू दिल्ली समिट, ये नाम का समिट नहीं है, ये हमको लग रहा अलग अलग समिट उठा के दे दिया, तो इसमें जाना दिमाग खराबी करना, ये खाली नाम का समिट दिया हुआ, ये पता चल रहा है कि हाँ ये नाम का समिट है जो बेलग्रेड में हुआ, ठीक है। बी का टू नहीं, बी का टू सॉरी, बी का टू ये है ना, सी सॉरी ये वाला, लेकिन बी का टू यहाँ पर भी दिया होता तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। और ए का 1 मतलब नैम को स्टैब्लिश कहाँ किया गया था, तो बैंडिंग समिट में, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलो अब मैं बता रही हूँ, हाँ नैम आया कहाँ था, बैंडिंग कॉन्फ्रेंस में, ठीक है ना। तो कब आया था, 1955 में। नैम का स्टैब्लिश ईयर क्या है, अगर तुमसे कोई पूछे तो 1955 में इसको अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि हम लोग इसको स्टैब्लिश करेंगे, कहाँ पे, बैंडिंग कॉन्फ्रेंस में। तो ये हो गया तुम्हारा ये बी का 1 और बी का 2 सारा ही नैम का है, ठीक है, सारा ही तुम्हारा नैम का है। और तुम्हारा बी का 1, बी का 2, सी का 3 न्यू दिल्ली और डी का 4, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। बाकी तुम लोग इसको देख लेना, नैम का स्टैब्लिशिंग डेट वगैरह पढ़ लेना। और क्या, फर्स्ट समिट जो था वो 1961 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे पता है कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें क्या दिया, कि बैंडुंग कॉन्फ्रेंस में तुम्हारा नैम आया था, ठीक है ना। नैम का स्टैब्लिश कहाँ पे हुआ था, तो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस में हुआ था, ठीक है। ये बात याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछे कि नैम का स्टैब्लिश कहाँ हुआ था, तो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। ये तो तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है, फिर भी कंफ्यूजिंग होगा, ये जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ तो थोड़ा सा लगेगा ही इंसान को, ठीक है। बाकी अगर इसमें तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। इंडिया में पूछा गया न्यू दिल्ली का, तो कम से कम तुम लोग इंडिया वाला समिट याद कर लेना। इंडिया में तुम्हारा ये 7th समिट था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये 7th समिट है। 1983 में इंडिया में नैम का समिट होता है, ठीक है ना, नैम का समिट होता है। ये समिट कहाँ होता है, न्यू दिल्ली में। लेकिन ये नैम का कौन सा समिट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ये नैम का 7th समिट है, इसलिए मुझे याद है ये वाला, ठीक है। और एक बार और हुआ था, नहीं, एक तो तुम्हारा ये हुआ, और भी एक हुआ था क्या, रुको मुझे मैम में आने दो। पहला तो हुआ था तुम्हारा बेलग्राड, दूसरा इजिप्ट और लीरिया कॉम्बोडिया नूडल, नहीं यही का ही याद है मुझे, ठीक है, एक ही बार वाला। लेकिन ये एग्जाम में आया था, देखो दो तरीका से, एक बार तो तुमको स्टेटमेंट में दिया था कि 7th समिट नैम का इंडिया में हुआ था, ठीक है, 1983 में। फिर एक बार क्वेश्चन गलत दे दिया था कि 8th समिट इंडिया में हुआ था, नहीं 7th समिट हुआ था, याद रखना, ठीक है ना, 7th समिट हुआ था, ओके। और स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1955 में। कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था भाई, तो बैंडिंग कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। इसे इंडिया वाले याद कर लेना। और ना देखो सारा तो याद नहीं कर पाओगी, 1998 में दरबन समिट हुआ था, ठीक है, दरबन साउथ अफ्रीका में। ये करो 81, ऑप्शन 3, आगे इसका ऑप्शन 3 होगा। बिल्कुल ये तो इजी है, तुम इसको हटा रही हो। ये बुक पूछा गया है, ये ऑप्शन 3 लग रहा है। ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन ए है तुम्हारा इसका आंसर, 82 का ए है, ठीक है। और ये ह्यूमन कंडीशन बुक किसका है बताओ तो। हैना एरेंट।
स्पेयर ऑफ जस्टिस किसका बुक है? माइकल माइकल सैंडल्स है ना? मैकल वाल्जर। वाल्जर। हाँ, लिख देती हूँ मैं। ये मैकल वाल्जर की बुक है, ये 1983 में। मैकल वाल्जर। आफ्टर वर्च्यू बताओ। ये ना तुम्हारा कॉमेटेरियनिज्म है, थिंकर है। स्पेयर ऑफ जस्टिस जो है, रॉबर्ट। हाँ, नहीं ये तुम्हारा अलेक्जेंडर मैकइंटायर का है। तुम लोग अगर मेरा कॉमेटेरियनिज्म वाला क्लास यूट्यूब में एक वीडियो में डाली थी, 1 सेकंड या 2 सेकंड का होगा कॉमेटेरियन, तो ये तुम लोग को दोनों वहीं मिल जाएगा, बुक भी मिल जाएगा तुमको वहीं पर। ये अलेक्जेंडर मैकइंटायर का है, ये लोग दोनों ही कॉमेटेरियनिज्म थिंकर है। अलेक्जेंडर मैकइंटायर का है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगी ना तो तुमको मिल जाएगा ये, ठीक है, यूट्यूब में ये बुक। और इसका आंसर ये 1981 का है, और ये 1983 का है, और ये 1951 का है, 1952 का, सॉरी 1952 का है। तो आंसर ए बनेगा, क्योंकि बी पहले आ जाएगा ह्यूमन कंडीशन, इसके बाद आ जाएगा आर्कियोलॉजिकल ऑफ नॉलेज, फिर आ जाएगा तुम्हारा डी 1981, और लास्ट में 1983। हो गया ना जल्दी। क्रोनोलॉजिकल पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन संपूर्ण क्रांति कब आया, सप्तांग थ्योरी कब आया, बहुत इजी है, ऑप्शन 1। बस जल्दी से बाहर कर दो। कंट्रोल, एक मिनट, क्रोनोलॉजिकल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज एज ए डेवलप द ओवर पीरियड ऑफ द टाइम। मुझे देखना पड़ेगा चार्ज कितना, 36 है ना। 29 चलो है। 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल अरेंज फ्यूचर, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पहले आया तुम्हारा डेवलप हुआ? ऑप्शन 3। नहीं, डी। सबसे पहले तुम्हारा पॉलिटिकल सेपरेटिज्म आता है। पहले का राजा जो था, पहले किंग ही सब कुछ करता था, किंग ही लॉ बनाएगा, किंग ही ऑर्डर सुनाएगा। लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन हुआ, है ना, तो क्या चेंज हुआ कि सब चीज का अलग अलग होगा। पॉलिटिकल सिस्टम, किंग वाला सिस्टम हटाएंगे, और हम लोग हर चीज का लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी बनाएंगे, ठीक है, ये वाला सिस्टम आया। तो पॉलिटिकल सेपरेटिज्म पहले आया, ये और ये खत्म कर दो। फिर बोल रहा है कि ऊपर वाला है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि कॉडिफाई ऑफ लॉ आया, डॉक्यूमेंट्स वाला बात में बताई थी ना, कॉडी ऑफ लॉ का मतलब क्या, जो डॉक्यूमेंट्स पैटर्न में हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, जैसे यूके में जो था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यूके वाला में, ठीक है। तो बी आया, लास्ट में चेक एंड बैलेंस न्यू है, तो लास्ट में चेक एंड बैलेंस ऑप्शन डी होगा, ये बता दो। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सिक्वेंशियल, 85। डीपीएसपी में बहुत बार पढ़ाई हूँ, बहुत बार पढ़ाई हूँ। ऑप्शन 2। हाँ, मैं पढ़ाऊंगी, फिर अभी हम चार्ज है नहीं, अभी हमें लगाने कुछ है नहीं, तो मैं तुमको कल के क्लास में पहले डीपीएसपी ही रिवीजन कराऊंगी, ठीक है ना। ऑप्शन 2 सही है, और ये क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी स्क्रीनशॉट में, ये मैं कराऊंगी, ठीक है ना। हाँ, ऑप्शन बी है, ठीक है। डीपीएसपी थोड़ा बड़ा है ना, मैं छूटूंगी, सोचूंगी कि शॉर्ट में पढ़ा दूँ तो नहीं होगा, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं दूसरे रूम में बैठ रही हूँ, यहाँ पे चार्ज वाला सिस्टम है। क्रोनोलॉजिकल बताओ, सारा ही बड़ा, चिपको मोमेंट, आपक्यू मोमेंट, जल लोकपाल मोमेंट, नर्मदा बचाओ। खाली तुम जल सत्याग्रह नहीं पढ़ी, लेकिन बाकी देखो आंसर सॉल्व करो तो बताओ। ऑप्शन 2। बोलो ये सुषमा। ऑप्शन 2। ओके, हाँ, बिल्कुल सही बोली तुम लोग, आ जाओ। ऑप्शन 2 ए हो जाएगा, चिपको मोमेंट 1973, है ना। और बी जो है एकदम न्यू है, न्यू, ये न्यू मोमेंट, इस तरह से आंसर बन गया।
एल्टन मायो का ये मैं पढ़ाई हूँ। एल्टन मायो का पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा बताओ। बहुत ईजी है, इसमें टाइम मत लेना तुम लोग। सबसे पहले कौन सा टेस्ट होता है एल्टन मायो के अंदर? तुम्हारा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में सबसे पहले कौन और लास्ट में कौन? उससे आराम से बन जाएगा आंसर। तुम लोग ये वाला टॉपिक रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये 1 सेकंड का आंसर देने वाला, तो कोई बात नहीं, जल्दी से बता दो, कोई बात नहीं। ऑप्शन टू। ऑप्शन टू। बिल्कुल सही। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, लास्ट में बैंक वायरिंग। उसके बाद मुझे बताओ 88 अरेंज द एंटी करप्शन मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये सब तुम्हारा करप्शन के अगेंस्ट लिया गया है, लेकिन कब कब कैसे कैसे आया ये बताओ डेट। ये तुम लोग को रट लेना। पता नहीं है ना? हाँ मुझे ही पता होगा, नहीं पता होगा। 80 बी होगा। ऑप्शन टू। हाँ सही बोली। बेनामी ट्रांजेक्शनल प्रोविजन एक्ट। उसके बाद सी आया द प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडर एक्ट। उसके बाद ए आया रेटिफिकेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। उसके बाद तुम्हारा बी आया ब्लैक मनी। इंडियन एयरफोर्स ने जो ज्वाइंट एक्सरसाइज किया था, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ज्यादा पूछा है। ये बता दी, तुम लोगों को पता नहीं होगा। पहले तो वही ABCD है, ठीक है। ABCD पूरा। इंद्रधनुष, डिजर्ट ईगल, टेबल टॉप, संवेदाना, सामवेदाना, सामवेदाना। तो ABCD हो जाएगा। 90 नंबर लास्ट क्वेश्चन बोलो। अरे ये भी तो समिट पूछ लिया। मैं तुम लोगों को करवाई, लेकिन यहाँ पे डे ये भी पूछा ना, सिटी भी पूछा, देख लो। ब्रिक्स का बीच से पूछा है, ठीक है। स्टार्टिंग से नहीं पूछा है, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हारा रशिया का यख्तनबर्ग था, ठीक है। और यहाँ पे रशिया का उफा दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग का नहीं, कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन वन। हाँ, डरबन साउथ अफ्रीका, उफा, फिर तुम्हारा बी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, फिर डी बेंजनिंग वर्चुअल समिट हुआ था कोविड वाला टाइम, ठीक है। बीच से पूछा, तुम लोग को सारा याद करना पड़ेगा। तो आज का जो तुम्हारा जितना 19 क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। अब अभी भी फरवरी का